आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का हिस्ट्री चैप्टर 6। 5th तक हम पढ़ चुके हैं। 5th क्या था? संगम पीरियड के बारे में। ये 6th चैप्टर है द एज ऑफ द गुप्ताज। इसमें हम पढ़ेंगे कि गुप्ता डायनेस्टी जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई, ये हम इसमें देखेंगे। उसमें आर्किटेक्चर कैसा था, वहाँ के जो पोएट्स थे वो सब कौन कौन थे, ये इस सब चीज़ों के बारे में हम द एज ऑफ द गुप्ताज में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं कि गुप्ताज की स्टार्टिंग कैसे हुई। मौर्यन एम्पायर में कौन रूल कर रहा था? अशोका। ठीक है, चंद्रगुप्त का जो सन था वो कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का सन कौन था? अशोका। अशोका की जब डेथ हुई कब? 232 BC में। उसके 50 साल बाद क्या हो गया? मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया। मौर्यन एम्पायर जो डायनेस्टी थी वो मौर्यन एम्पायर ये क्या हो गया? ओवरथ्रोन कर दिया। किसने? पुष्यमित्र ने। अशोका के 50 इयर्स बाद, अशोका की डेथ के 50 इयर्स तक रूल हुआ है मौर्यन एम्पायर का, लेकिन 50 इयर्स बाद क्या हो गया? मौर्यन एम्पायर वहाँ से रूल खत्म हो गया उनका। कैसे? लास्ट मौर्यन एम्पायर कौन थे? बृहद्रथ। बृहद्रथ जो थे ये लास्ट मौर्यन एम्पायर थे और इनकी जगह किसने ले ली? पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने इनका मर्डर करके अपनी जगह बना ली। ठीक है, और मौर्यन एम्पायर को ओवरथ्रोन कर दिया। और पुष्यमित्र कौन सी डायनेस्टी बनाए? सुंग डायनेस्टी के। ये कौन सी डायनेस्टी के थे? पुष्यमित्र सुंग डायनेस्टी के। बृहद्रथ मौर्यन एम्पायर के थे, लास्ट रूलर थे मौर्यन एम्पायर के, और इन्हें ओवरथ्रोन किसने कर दिया? पुष्यमित्र ने। और पुष्यमित्र ने फिर सुंग डायनेस्टी बना दिए। नेक्स्ट है लास्ट सुंग देवभूति। बहुत से सुंग डायनेस्टी में काफ़ी टाइम तक रूल हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रूल हुआ है। अप्रोक्स 73 BC तक, 73 BC तक रूल हुआ है किसका? सुंग डायनेस्टी का, सुंग एम्पायर का। अब सुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे? देवभूति। ठीक है, देवभूति लास्ट रूलर थे किनके? सुंग डायनेस्टी के। और देवभूति भी है और बुक में जो है वो क्या है? देवभूमि। बुक में देवभूमि लिखा हुआ है। ठीक है, और इनका मर्डर कौन किया था? वासुदेव ने। वासुदेव ने देवभूति की मर्डर करके अपनी डायनेस्टी को खड़ा किए। अब ये क्या था? लास्ट सुंग डायनेस्टी के रूलर थे कौन? देवभूति। इनका मर्डर कर दिया वासुदेव ने। इसके बाद बहुत टाइम तक कोई भी रूल करने वाला नहीं था इंडिया में। वो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक पूरी जगह पर कोई भी सिंगल रूलर नहीं था जो इंडिया में रूल कर रहा था। काफ़ी टाइम तक वहाँ पर कोई भी रूल नहीं कर रहा था। ठीक है, फिर काफ़ी टाइम बीतने के बाद किनका फिर आए? गुप्ताज। गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता एम्पायर क्या हुई? इस्टेब्लिश्ड हुई। ठीक है, क्या हुआ? अशोका की डेथ कब हुई? 232 BC में। मौर्यन एम्पायर अशोका की डेथ के 50 इयर्स बाद तक रूल हुआ है मौर्यन एम्पायर का। लास्ट रूलर जो थे मौर्यन एम्पायर के कौन थे? बृहद्रथ। और बृहद्रथ का मर्डर किसने किया था? पुष्यमित्र ने। और पुष्यमित्र ने बृहद्रथ का मर्डर करके अपनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश की। कौन सी डायनेस्टी? शुंग डायनेस्टी। और लास्ट सुंग डायनेस्टी के रूलर कौन थे? देवभूति। और इनका मर्डर किसने कर दिया था? वासुदेव ने। उसके बाद से काफ़ी टाइम तक इंडिया में, कंट्री में कोई भी रूल करने वाला रूलर या किंग नहीं था। ठीक है, फिर इस्टेब्लिश क्या हुआ? गुप्ताज एम्पायर। उसे हम देखते हैं।
नेक्स्ट है इम्पीरियल एज ऑफ द गुप्ताज, मतलब गुप्ता एम्पायर, गुप्ताज एम्पायर इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। ठीक है, गुप्ता एम्पायर जो है वो 320 AD से 540 AD तक इनका रूल था। गुप्ताज का कब से कब तक, 320 AD से 540 AD तक। इन ईयर 320 AD, 320 AD मतलब 4th सेंचुरी। ठीक है, 4th सेंचुरी में रोज हुआ, मतलब इस्टेब्लिश्ड हुआ कौन सा एम्पायर, गुप्ताज एम्पायर। ठीक है, और गुप्ता एम्पायर, और ये जो गुप्ताज का मतलब जो रोज हुआ था 320 AD से 540 AD तक, किनका रूल था, गुप्ता एम्पायर का, और लास्टेड 540 AD, नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंडिया। और गुप्ता एज को, गुप्ताज एज को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो साइंस की मतलब साइंस से मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन और इंडियन फिलॉसफी, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज जो है मिली थी। ठीक है, मतलब उस टाइम के जो भी फिलोसफर थे, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने इन सब की नॉलेज को और ज़्यादा डेवलप किया है। किन किन चीज़ों में, साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन और इंडियन फिलॉसफी की। इंडियन फिलॉसफी क्या है, जो इंडियन के नेचर के बारे में जो बताए हैं, वो उसमें वो क्या है, इंडियन फिलॉसफी। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, और गुप्ता एज में पीस और प्रॉस्पेरिटी बहुत थी। पीस मतलब शांति, और प्रॉस्पेरिटी मतलब जो धन दौलत है, समृद्धि है, ये सब बहुत ज़्यादा था। इस वजह से इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है। ठीक है, गुप्ता एम्पायर को, गुप्ताज एज को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे गुप्ताज एज में साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन, इंडियन फिलॉसफी, इन सब चीज़ों में और डेवलपमेंट हुआ है। पीस और प्रॉस्पेरिटी होने की वजह से गुप्ता एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हम किन के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट कौन है, ये फाउंडर है किसके, गुप्ता एम्पायर के। गुप्ता एम्पायर के फाउंडर हैं, और सबसे पहले रूलर जो है गुप्ता एज में, जो सबसे पहले रूलर थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो चंद्रगुप्त था, जो पहले चंद्रगुप्त थे, वो कौन थे, वो मौर्यन एम्पायर के रूलर थे। ठीक है, फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के चंद्रगुप्त, और जो सिर्फ चंद्रगुप्त था। और ये जो चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं, ये कौन है, ये फाउंडर है किनके, गुप्ता एम्पायर के। ये फाउंडर है गुप्ताज एम्पायर के, और ये गुप्ता एम्पायर के सबसे पहले रूलर हैं जिन्होंने रूल किया था। जब थ्रोन असेंड हुआ, मतलब जब इन्हें सिंहासन पर बैठाया गया, तब सबसे पहले मतलब जो इनका रूल था वो सिर्फ कहाँ तक था, मगध में। सिर्फ इनका जो रूल था चंद्रगुप्त फर्स्ट का, ये सिर्फ कहाँ पर रूल कर रहे थे, सिर्फ मगध में कर रहे थे। ठीक है, फिर इनकी शादी जो हुई वो किनसे हुई, लिच्छवी प्रिंसेस से। लिच्छवी किंग जो है, इनकी प्रिंसेस से शादी हुई, किनकी, चंद्रगुप्त फर्स्ट की। कौन थी, कुमार देवी। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट की मैरिड किनसे हुई, कुमार देवी के साथ। और ये कुमार देवी कौन थी, लिच्छवी की प्रिंसेस थी। लिच्छवी किंग की, जो किंग है लिच्छवी, उनकी प्रिंसेस थी कौन, कुमार देवी। विद द हेल्प ऑफ लिच्छवी जो है, इन्होंने चंद्रगुप्त फर्स्ट की हेल्प की, और हेल्प करने के बाद उनकी हेल्प से चंद्रगुप्त फर्स्ट बहुत से और भी कई स्टेट्स जो हैं उन्हें हासिल किया, उन्हें जीता। जैसे ओध, बिहार, त्रिहत एंड इलाहाबाद। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी
प्रोविंसेस हैं, कुछ ऐसे एरिया हैं जिन्हें चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी के हेल्प से इन एरिया को इन्होंने जीत लिया और यहाँ पर भी इनका रूल हो गया। किनका? चंद्रगुप्त फर्स्ट का। और ये भी एक गुप्ता एम्पायर के अंडर में आने लगा। ठीक है, इस वजह से क्योंकि इन्होंने बहुत से, जब इन्हें मतलब सिंहासन पर बैठाया गया तब एक सिर्फ कितना रूल था इनका? सिर्फ मगध तक का। काफ़ी टाइम बाद धीरे धीरे ये क्या कर लिए, पूरे इंडिया में इनका रूल होने लगा। इस वजह से बहुत से स्टेट्स भी जो है इन्होंने जीत लिए। वहाँ पर ये लोग चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है रूल करने लगे, वहाँ पर गुप्ता एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया। इस वजह से इन्हें महाराजाधिराज भी कहा जाने लगा। ठीक है, क्या कहते थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट को महाराजाधिराज भी, महाराजाधिराज के नाम से भी जानने लगे। और महाराजाधिराज मतलब क्या है? किंग ऑफ किंग्स। मतलब क्या है इसका? राजाओं के राजा। ठीक है, क्यों कहते थे इन्हें महाराजाधिराज? क्योंकि इन्होंने बहुत से स्टेट्स को जीत लिया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त फर्स्ट के सन कौन थे? समुद्रगुप्त। समझ में आ रहा है? चंद्रगुप्त के सन कौन थे? समुद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है वो 15 ईयर्स तक रूल किए हैं। कब से कब तक? 320 AD से 335 AD तक। समझ में आ रहा है? चंद्रगुप्त फर्स्ट के फाउंडर और फर्स्ट रूलर थे कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट रूलर थे और फाउंडर किस चीज़ के थे? मतलब किस एम्पायर के? गुप्ता एम्पायर के। ये सिर्फ मगध में रूल कर रहे थे। काफ़ी टाइम बाद मतलब जब इनकी मैरिड हुई, शादी हुई किनसे? कुमार देवी से, लिच्छवी प्रिंसेस थे। तब लिच्छवी ने इनकी हेल्प की और भी कई स्टेट्स चंद्रगुप्त जीत लिए और वहाँ पर भी इनका रूल होने लगा। इस वजह से इन्हें महाराजाधिराज भी के नाम से जानने लगे। और कितने ईयर्स इन्होंने रूल किया है? 15 ईयर्स तक। कब से कब तक? 320 AD से 335 AD तक। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, समुद्रगुप्त फर्स्ट कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट के सन थे और इन्होंने भी गुप्ता एम्पायर में, गुप्ता डायनेस्टी में रूल किया है। उनके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद कौन रूल किए हैं? समुद्रगुप्त फर्स्ट। ये कौन थे? ये एक मिलिट्री जीनियस थे, बहुत ही अच्छे मिलिट्री जीनियस थे। मतलब जो आर्मियों में या जो मिलिट्री है, वे सोल्जर्स जो हैं उनमें बहुत ही अच्छे थे, जिनका मतलब सेट माइंड था वो बहुत ही अच्छा था। जीनियस थे उस चीज़ में कि कैसे, किस टाइप से हमें वॉर करना है, किस टाइप से फाइट करनी है सोल्जर्स को, आर्मियों को। ठीक है, इस वजह से और मतलब ये बहुत ही अच्छे थे, मिलिट्री जीनियस थे। इस वजह से समुद्रगुप्त फर्स्ट को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? समुद्रगुप्त फर्स्ट को। और इनका रूल कब से कब तक था? 335 AD से 375 AD तक। ठीक है, 335 AD से 375 AD तक रूल किए हैं कौन? समुद्रगुप्त फर्स्ट। स्टोन पिलर्स सेट अप इन इलाहाबाद मेन सोर्स ऑफ समुद्रगुप्त हिस्ट्री। समुद्रगुप्त की हिस्ट्री के बारे में जो पता चला है, जो मेन सोर्स है समुद्रगुप्त के बारे में जो पता चला है, उनकी हिस्ट्री के बारे में, वो कहाँ से पता चला है? इलाहाबाद में, मीन्स प्रयागराज में जो स्टोन पिलर है वहाँ से उसमें जो इंस्क्रिप्शन ली गई है उसमें से पता चला है किनके बारे में? समुद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंस्क्रिप्शन किसने लिखी थी? हरिसेन ने। इंस्क्रिप्शन को कंपोज किसने किया था? हरिसेन ने। हरिसेन ने जो स्टोन पिलर है, ठीक है, प्रयागराज में, इलाहाबाद में, उसमें जो जितनी भी इंस्क्रिप्शन उसमें लिखी गई है वो किसने लिखी है? हरिसेन ने। ये एक पोएट थे, उन्हीं के कोर्ट के पोएट थे। ठीक है, और क्या है, उस
स्टोन पिलर में जो इंस्क्रिप्शन लिखी गई है वो किनके बारे में लिखी गई है? समुद्रगुप्त के बारे में। इसमें यह लिखा गया है कि समुद्रगुप्त कितने किंग्स को डिफीट किए हैं, ठीक है, कितने स्टेट्स को कॉन्क्योर किए हैं, कितने स्टेट्स को जीते हैं, कितने स्टेट्स में रूल कर रहे थे, वहाँ की पॉपुलेशन कैसी थी, ये सब उस स्टोन पिलर में इंस्क्रिप्टेड है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है, उस इंस्क्रिप्शन में, उस स्टोन पिलर में जो लाइन 19 to 20 लाइन है उसमें डिस्क्राइब किया गया किसके बारे में? समुद्रगुप्त डेक्कन कैंपेन और दक्षिण पथ के बारे में। मतलब एक पॉइंट और पढ़ लीजिए, 12 डेक्कन किंग्स मेंशन इन इलाहाबाद प्रशस्ति। इलाहाबाद प्रशस्ति जो स्टोन पिलर है उसमें 12 किंग्स के बारे में लिखा गया है जो डेक्कन रीजन में थे, ठीक है। डेक्कन रीजन जो साउथ का रीजन है, साउथ का जो रीजन है वो क्या है? डेक्कन रीजन है, ठीक है। और डेक्कन रीजन में कितने किंग्स थे? 12 किंग्स जो है वो रूल कर रहे थे। और कितने रूल कर रहे थे? 12 किंग्स। उनके बारे में इलाहाबाद प्रशस्ति मतलब स्टोन पिलर में इंस्क्रिप्टेड है और 1920 लाइन में है। इसमें क्या बताया गया है कि समुद्रगुप्त कैसे डेक्कन रीजन में जो किंग्स थे उन्हें डिफीट किया, देन उनका रूल हुआ, ठीक है। और समुद्रगुप्त डेक्कन कैंपेन को दक्षिण पथ भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है समुद्रगुप्त को? क्योंकि ये एक मिलिट्री के बहुत ही ग्रेट जीनियस थे, इस वजह से। इनका रूल था 335 AD से 375 AD तक। और मेन सोर्स मतलब मेनली सोर्स जो था, हमें कैसे पता चला समुद्रगुप्त के बारे में? वो है स्टोन पिलर जो प्रयागराज में है, ठीक है, उसमें इंस्क्रिप्टेड है। और उस इंस्क्रिप्शन को किसने लिखा था? हरिसेन ने। उसमें समुद्रगुप्त ने कितने रीजन को कवर किया, कितने किंग्स को डिफीट किया, कितने स्टेट्स को कॉन्क्योर किया, वो सब चीज़ों के बारे में उसमें लिखा हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये क्या थी? लाइन 1920। अब हम देखते हैं 22, 23 और 24 लाइन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है लाइन 21 to 23 मेंशन द नेम ऑफ 9 किंग्स ऑफ आर्यवर्त डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त। 21 से 23 लाइन में क्या लिखा गया है? किनके बारे में? 9 किंग्स के बारे में। कहाँ के किंग्स थे? आर्यवर्त के। आर्यवर्त प्लेस है, वहाँ के जो किंग्स हैं 9 किंग्स, उनको समुद्रगुप्त ने कैसे डिफीट किया उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सी लाइन में? 21 से 23 लाइन में। 22 लाइन डिस्क्राइब्स अबाउट 5 स्टेट्स असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड नंबर ऑफ गंगा संघ। गंगा संघ किस साइड का? नॉर्थ वेस्ट साइड, ठीक है, इन द नॉर्थ वेस्ट। इसमें 22 लाइन में क्या बताया गया है? कुछ 5 स्टेट्स थे, कुछ नेबरिंग स्टेट्स थे जैसे असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड गंगा संघ। गंगा संघ नॉर्थ वेस्ट साइड का, उसमें भी कुछ स्टेट्स थे। वो लोग क्या कर रहे थे? उनके जो रूलर्स थे वो मजबूर हो गए थे अपने होमेज को, अपना जो किंगडम है उनका, उसे समुद्रगुप्त को सौंपने के लिए, उनके हैंडओवर में करने के लिए वो मजबूर हो गए थे और उन्हें हैंडओवर भी किए हैं, ठीक है। उसके बारे में किस में लिखा हुआ है? लाइन 22 लाइन में लिखा हुआ है। 24 लाइन में मेंशन नेम ऑफ फॉरेन किंग्स कुशन, सकाज एंड रूलर ऑफ श्रीलंका। 24 लाइन में लिखा गया है कुछ फॉरेन किंग्स के बारे में, ठीक है, जो वहाँ पर फॉरेन किंग्स उनका साथ दे रहे थे समुद्रगुप्त का, और मतलब उनके प्रति राजभक्ति दिखा रहे थे। कुछ तो फॉरेन किंग्स ऐसे थे जो अपनी डॉटर का हैंड उनको दे रहे थे समुद्रगुप्त को, ठीक है, हाथ थामने के लिए कह रहे थे, उन्हें शो कर रहे थे समुद्रगुप्त को कि वो समुद्रगुप्त की राजभक्ति करते हैं, उन्हें मानते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ किंगडम्स थे जैसे कुशान, सकाज और रूलर ऑफ श्रीलंका,
ये लोग भी अपने होमेज को, ठीक है, किन्हें दे रहे थे? समुद्रगुप्त को हैंड ओवर कर रहे थे। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, समुद्रगुप्त का जो सक्सेसर हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो विक्रमादित्य नाम से भी जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड कौन है? समुद्रगुप्त के सक्सेसर और उनके सन, ठीक है। समुद्रगुप्त के सन है कौन? चंद्रगुप्त सेकंड। और समुद्रगुप्त के सक्सेसर है, मतलब समुद्रगुप्त के नेक्स्ट जो रूल आए, जो रूल करना था, ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद जो रूल किए हैं वो कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड। गुप्ता एम्पायर रोज टू हाईएस्ट पॉइंट। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, जब चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो रूल कर रहे थे इस किंगडम में, तब गुप्ता एम्पायर बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था, बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट में ये पहुंच गया था। मतलब जो गुप्ता एम्पायर है वो बहुत ही वास्ट एरिया में एक्सटेंड हो गया था, एक्सपैंड हो गया था। डिफीटेड साका किंग्स ऑफ मालवा, गुजरात एंड कोंकण कोस्ट। और चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किए हैं? जो साका किंग्स थे, कहाँ कहाँ के? मालवा, गुजरात एंड कोंकण कोस्ट के जो साका किंग्स थे उन्हें डिफीट किए, उन्हें हराए। और ये इनकी जो है ग्रेट अचीवमेंट थी, जो सबसे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट थी, ग्रेट अचीवमेंट थी, वो कौन सी थी? कि इन्होंने डिफीट किया किन्हें? साका किंग्स जो थे, कहाँ कहाँ के? मालवा, गुजरात और कोंकण कोस्ट के, ठीक है। और इनको हराने के बाद, साका किंग्स को डिफीट करने के बाद, गुप्ता एम्पायर जो है वो और एक्सटेंड्स हो गया, कहाँ तक? अरेबियन सी तक। गुजरात के उस साइड अरेबियन सी है, तो गुजरात तक पूरा इनका एम्पायर जो है, गुप्ता एम्पायर एक्सटेंड हो गया था, ठीक है, एक्सटेंडेड अप टू अरेबियन सी। टुक टाइटल सकारी। सकारी क्यों कहते थे इन्हें? मतलब इन्हें सकारी के नाम से भी जानने लगे, किन्हें? चंद्रगुप्त सेकंड को, मीन्स विक्रमादित्य। क्यों? क्योंकि इन्होंने साकाई किंग्स को डिफीट किया था, ठीक है, साका किंग्स को डिफीट किया था, इस वजह से इन्हें सकारी के नाम से जानने लगे। मेड उज्जैन एज अ कैपिटल। चंद्रगुप्त सेकंड ने उज्जैन को कैपिटल बना दिया था उस किंगडम की, ठीक है। और ग्रेट डेवलपमेंट कब हुआ उनके रीजन में? उनके किंगडम में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कब हुआ? जब फाहिन इंडिया में विजिट किए। फाहिन कौन है? एक चाइनीज़ है, इनके बारे में भी हम देखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि चंद्रगुप्त सेकंड कौन थे। चंद्रगुप्त सेकंड को किस नाम से किस नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य के नाम से। ये कौन थे? ये समुद्रगुप्त फर्स्ट के सन और सक्सेसर थे। इन्होंने, इनके टाइम पे गुप्ता एम्पायर जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था और इन्होंने साका किंग्स को भी डिफीट किया, इस वजह से सकारी के नाम से जानने लगे और इन्होंने उज्जैन को कैपिटल बना दी। और ग्रेट डेवलपमेंट कब हुआ? जब फाहिन जो है इंडिया में विजिट किए। फाहिन कौन है? इसके बारे में हम पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। फाहिन के बारे में पढ़ते हैं। फाहिन कौन थे? ये एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो हमेशा ट्रैवल करते थे। कहाँ के थे? चाइनीज़ के। ये कौन थे? चाइनीज़ थे, मीन्स चाइना के थे। कम इंडिया टू विजिट द होली प्लेसेस, लाइफ ऑफ बुद्ध एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर। और ये इंडिया में विजिट किए, क्यों आए? वो इंडिया में जो होली प्लेसेस थी, मतलब ऐसी जगह जो कह लें गॉड से रिलेटेड थी, जहाँ पर सारी जो नॉलेज है वो सब जहाँ पर लिखी गई है, ठीक है, वहाँ उस प्लेसेस को ये विजिट करने आए थे, ठीक है, वहाँ पर घूमने आए थे। और ये सबसे ज़्यादा तो उनका फोकस था ये चीज़ जानने के लिए कि जो बुद्धिज्म की लाइफ कैसी थी, लॉर्ड बुद्ध की लाइफ कैसी थी और
जो उनका लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर, उसे कलेक्ट करने आए थे। ठीक है, कौन? फाहिन। फाहिन जो है वो अपनी कंट्री चाइना को 399 एडी में छोड़ दिए थे। ठीक है, मतलब वो अपने चाइना से, मतलब अपनी कंट्री से कब निकले थे? 399 एडी में आए थे। और इंडिया में कब आए? 405 एडी में। इंडिया में कब पहुँचे हैं? 405 एडी में इंडिया में आए हैं और अपनी कंट्री चाइना को 399 एडी में ही छोड़ दिए थे। ठीक है, अब है इंडिया में ये 6 साल रुके थे, स्टे किए थे। कितने साल? 6 साल। कब से कब तक? 405 एडी से 411 एडी तक ये इंडिया में ही स्टे किए थे। और 3 साल जो है वो कहाँ पर स्पेंड किए? पाटलिपुत्र में। 3 साल फाहिन जो है वो 3 ईयर्स कहाँ पर स्पेंड किए थे? पाटलिपुत्र में। और ये पाटलिपुत्र कैपिटल थी कब? जब ये फाहिन जो है जब वहाँ पर रुके हुए थे तब तक, जितने 6 साल उन्होंने रुके थे तब तक पाटलिपुत्र ही कैपिटल थी। उसके बाद उज्जैन में चेंज हुई थी। ठीक है, जो चंद्रगुप्त सेकंड ने की थी। अब चंद्रगुप्त सेकंड ने कैपिटल किसको बनाया था? उज्जैन को। लेकिन उससे पहले क्या थी? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र में ही ये जो फाहिन है चाइनीज, ये यहीं पर स्टे किए थे। अपने 3 ईयर्स जो है यहीं पर स्पेंड किए थे। इन्होंने एक बुक लिखी है इंडिया में ट्रैवल करने के बाद। 6 ईयर्स बाद इन्होंने एक बुक क्या लिखी? फोको की। इनकी एक बुक कंपोज्ड इन्होंने की। कौन सी बुक? फोको की। फोको की बुक में इन्होंने क्या लिखा है? जितना भी ये विजिट किए हैं इंडिया में, ठीक है, इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी उस टाइम की, इकोनॉमिक कंडीशन थी, पब्लिक कैसे रह रही है, पॉपुलेशन कितनी है, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने फोको की बुक में लिखी है। जहाँ जहाँ पर इन्होंने विजिट किया वहाँ उस जगह के बारे में लिखे, वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में लिखे हैं। ठीक है, मेनली जो है मोस्टली उस बुक में किन के बारे में लिखा गया है? लॉर्ड बुद्ध के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया है। किसमें? फोको की बुक में। और किसने लिखा है? फाहिन ने। फाहिन कौन थे? एक चाइनीज ट्रैवलर थे, चाइना के थे। ठीक है, और ये अपनी कंट्री को 399 एडी में छोड़ दिए थे और इंडिया में 405 एडी में आए हैं। 6 साल यहाँ पर स्पेंड किए हैं। 405 एडी से 411 एडी तक यहीं पर इंडिया में स्टे किए थे। और पाटलिपुत्र में 3 साल उन्होंने स्पेंड किए। पाटलिपुत्र कैपिटल थी। और इन्होंने एक बुक लिखी है, कौन सी? फोको की। इतना क्लियर हुआ। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है लास्ट डेज ऑफ द गुप्ता एम्पायर्स। गुप्ता एम्पायर्स के जो लास्ट डेज थे, ठीक है, लास्ट कुछ दिन थे। अब क्या होने लगा कि जो गुप्ता एम्पायर है, जब बुद्धगुप्त के डेज थे, मतलब जब बुद्धगुप्त रूल कर रहे थे, कब से कब तक? 476 एडी से 495 एडी तक बुद्धगुप्त ने रूल किया। ठीक है, ये गुप्त एम्पायर के ही रूलर थे, किंग थे। जब से बुद्धगुप्त आए उसके बाद से जो गुप्त एम्पायर है वो धीरे धीरे एंड की तरफ जाने लगा। ठीक है, एंड मतलब जो गुप्ता एम्पायर है, जो किंगडम है गुप्ताज का, वो स्लोली खत्म होने लगा, डिस्ट्रॉय होने लगा। हंस इन्वेड इन ईस्टर्न मालवा। अब हंस जो है ये एम है, मालवा है। ठीक है, हंस जो है, हंस कौन है? हंस नोमैडिक पीपल थे और इन्होंने ईस्टर्न मालवा में हमला कर दिया। ठीक है, अब हंस जो है इन्वेड कर दिए कहाँ पर? ईस्टर्न मालवा में, ईरान में। ईरान इन ईस्टर्न मालवा। ईस्टर्न मालवा किस साइड था? वो गुजरात के आसपास किस साइड का था? यहाँ पर जब हंस ने इन्वेड की, हमला किया, तब उन्होंने जो वहाँ के गुप्ताज रूल कर रहे थे उन्हें डिफीट कर दिया
और वहाँ पर इनका रूल होने लगा। ठीक है, अब उनके रूलर्स को हटा दिए तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो गुप्ता एम्पायर्स का किंगडम था जो उनका, वो धीरे धीरे एंड की तरफ जाने लगा। लेटर गुप्ता ट्राइड टू रिस्टोर द ग्लोरी अंडर किंग आदित्य सेन इन हाफ ऑफ सेंचुरी, इन हाफ ऑफ 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी के हाफ में जब आदित्य सेन थे, ठीक है, जब आदित्य सेन थे तब क्या हुआ, जो लेटर गुप्ताज थे, जो इस टाइम में गुप्ताज थे, वो क्या कर रहे थे, जब एकदम से ख़त्म होने लगा गुप्ता एम्पायर, आदित्य सेन थे उस टाइम पे, तब क्या हुआ, जो वहाँ के गुप्ताज थे, गुप्ता पीरियड के जो लोग थे गुप्ता एज के, वो क्या करने लगे, जो गुप्ताज की ग्लोरी थी, ग्लोरी मतलब जो उन्होंने वर्क किया था, जो उनका वैभव था, उन सब चीज़ को बचाने में लग गए थे। ठीक है, सन में आ रहा है, उनकी ग्लोरी को रिस्टोर करने में लग गए थे। कब? हाफ ऑफ 7th सेंचुरी में सन में आ गया। अब ये देखते हैं कि गुप्ता एम्पायर ख़त्म होने का रीज़न क्या था, क्यों एंड की तरफ जाने लगा और गुप्ता एम्पायर का एंड क्यों हुआ। ठीक है, देखते हैं। मेन कॉजेज ऑफ ब्रेकअप ऑफ गुप्ता एम्पायर, कुछ मेन कॉजेज हैं जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर का ब्रेकअप हो गया, मतलब ब्रेकडाउन हो गया गुप्ता एम्पायर। देखते हैं कौन कौन से। पहला तो है ऑल सक्सेसर्स ऑफ स्कंदगुप्त वर वीक एंड इनएफिशिएंट। स्कंदगुप्त के बाद ये कौन है, स्कंदगुप्त, ये भी गुप्ता एम्पायर के रूलर्स थे, ये भी किंग थे। ठीक है, इनके जितने भी सक्सेसर थे, मतलब स्कंदगुप्त जितना रूल किए, उसके बाद जितने भी किंग्स रूल कर रहे हैं वहाँ पर, वो सारे वीक थे, बहुत ही कमज़ोर थे और इनएफिशिएंट थे, मतलब वो बहुत ही मतलब उस चीज़ में वॉर करने में, फाइट करने में, या फिर अपनी, ठीक है, अपने किंगडम को बचाने में वो कुशल नहीं थे। ठीक है, इनएफिशिएंट थे, वीक थे। बुद्धिस्ट टीचिंग ऑफ अहिंसा एंड नॉन इंजरी वीकेंड द मार्शियल सोल्जर्स। बुद्धिस्ट ने, लॉर्ड बुद्ध ने क्या बताया था, क्या बताए थे कि अहिंसा और नॉन इंजरी हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मीन्स किसी भी लिविंग को हमें इंजरी नहीं पहुंचाना चाहिए, वो फिर एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो। ठीक है, इस वजह से उनकी जो टीचिंग थी लॉर्ड बुद्ध की, उस वजह से क्या किए, ये जो मार्शल सोल्जर्स थे, मतलब जो सोल्जर्स थे जो फाइट करते थे, वॉर लड़ते थे, ठीक है, अपने किंगडम को बचाने के लिए जो फाइट करते थे, अब वो इस चीज़ से मतलब इस वजह से नहीं फाइट करते थे कि अगर वो फाइट करेंगे तो उससे बहुत से ह्यूमंस जो हैं, बहुत से एनिमल्स इंजरी पहुंचेगी, उन्हें इंजर्ड हो जाएंगे, बहुत से डेथ डाई कर जाएंगे। इस वजह से जो मार्शल सोल्जर्स हैं वो फाइट करना बंद कर दिए। अब जो दूसरे किंग्स थे, जो बाहर के रूलर्स थे, वो आकर उनके सोल्जर्स को डिफीट करके, उस किंगडम को डिफीट करके अपना रूल वहाँ पर करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है वास्टनेस ऑफ गुप्ता एम्पायर हार्ड फॉर द किंग्स टू कंट्रोल। अब सोल्जर्स जो हैं वो फाइट नहीं कर रहे हैं तो किंग कितना लड़ेगा। किंग मतलब जो गुप्ता एम्पायर है काफ़ी वास्ट एरिया था, बहुत ज़्यादा, गुप्ता एम्पायर जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। इस वजह से अब जो सोल्जर्स हैं, बहुत से सोल्जर्स जो हैं वो लॉर्ड बुद्ध की टीचिंग की वजह से वो फाइट करना बंद कर दिए कि अगर वो फाइट करेंगे तो उससे इंजरी पहुंचेगी। इस वजह से बहुत से सोल्जर्स जो हैं फाइट करना बंद कर दिए। अब कुछ जो सोल्जर्स हैं, किंग्स हैं, अब इतने बड़े एरिया को अकेले कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की हेल्प से तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से भी एंड होने लगा गुप्ता एम्पायर का। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोविंशियल गवर्नर्स। कुछ प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, मतलब
कुछ और बाहर के जो गुप्ता एम्पायर के अलावा जो किंग्स थे जो बाहर रूल करते थे, उनका किंगडम था अलग, वो क्या किए, अब ये देख कर कि गुप्ता एम्पायर्स के जो रूलर्स हैं, किंग्स हैं, वो क्या हो गए, वीक हो गए हैं, तो उसका फ़ायदा उठा करके उन्होंने क्या किया, सारे रूलर्स को हटा करके, उनके किंग्स को हटा करके अपना रूल करने लगे। ठीक है, बाहर के कंट्री के जो रूलर्स थे, किंग्स थे, वहाँ पर रूल करने लगे। समझ में आ गया? ठीक है, ये कुछ मेन कॉजेस थे। कौन कौन से थे? स्कंदगुप्त के बाद जितने भी सक्सेसर थे, जितने भी किंग्स आए, वो सब कैसे थे, वीक और इनएफिशिएंट थे। सोल्जर्स जो थे वो लॉर्ड बुद्ध की टीचिंग की वजह से, नॉन इंजरी और अहिंसा की वजह से वो फाइट नहीं कर रहे थे। काफ़ी वास्टनेस थी, गुप्ता एम्पायर की काफ़ी ज़्यादा वास्ट एरिया कवर था पूरा, इस वजह से किंग्स जो है एक कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और प्रोविंशियल गवर्नर जो बाहर के और गवर्नर थे, किंग्स थे, उनके एडवांटेज उठाएं, उनका फ़ायदा उठाएं कि ये बहुत ही ज़्यादा वीक है, और जा कर के उनको हटा करके अपना रूल करने लगे। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं इनके कल्चर के बारे में। धीरे 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 बोलो। नेक्स्ट है कल्चरल डेवलपमेंट इन द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में, गुप्ताज एज में कल्चरल डेवलपमेंट कैसा था, ये देखते हैं। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड फ्रॉम 320 AD टू 480 AD, गुप्ता पीरियड जो है वो 320 AD से 540 AD तक था। ठीक है, जो लास्ट गुप्ता एम्पायर का जो लास्ट रूलर था, लास्ट जो था किंगडम का जो रूल कर रहे थे, वो कब तक था, 540 AD तक। गुप्ता एम्पायर का रूल कब तक था, 540 AD तक। लेकिन इसमें क्या दिया है कि 320 AD से 480 AD तक इफेक्टिव रूल जब तक था। ठीक है, 320 AD से 480 AD तक इफेक्टिव रूल था। इफेक्टिव रूल मतलब जो रूल हो रहा था वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था, ना कोई फाइट हो रही थी, मतलब अपने किंगडम को बचा के रखे थे जो सोल्जर्स थे वो सब। ठीक है, इसके बाद 480 के बाद क्या हो गया, 540 AD तक सोल्जर्स वीक होने लगे। ठीक है, अपने किंगडम को बचा नहीं पा रहे थे, तो धीरे धीरे एंड हो गया। 480 और 320 के बीच में ही जितने भी जितने भी कल्चर थे, जो कल्चर का डेवलपमेंट हुआ था, वो सिर्फ 320 से 480 AD के बीच में ही हुआ। 480 के बाद इफेक्टिव रूल नहीं था। ठीक है, कोई किंग अच्छे से रूल नहीं कर पा रहा था, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इस वजह से वहाँ पर कोई कल्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। रीच्ड हाई सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गुप्ता पीरियड में बहुत ही ज़्यादा हाई सिविलाइज्ड और कल्चर रीच्ड हुआ। ठीक है, मतलब सिविलाइजेशन, रहने का ये सब जो सिविलाइज्ड होता है और ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, पहनने का, ठीक, और कल्चर का, जो भी फेस्टिवल्स हैं और जो भी रीति रिवाज हैं, रहने का हाउसेस हैं, स्ट्रीट्स वगैरह हैं, ये सब और ज़्यादा डेवलपमेंट हुए थे। और है ग्रेट अचीवमेंट्स इन ऑल फील्ड्स लाइक साइंस, आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, रिलीजन, लिटरेचर एट्सेट्रा। मतलब गुप्ता एज में, गुप्ता पीरियड में हर फील्ड्स में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट अचीवमेंट हुआ था। मतलब जितने भी फील्ड्स थे, जैसे साइंस है, आर्ट है, कल्चर है, आर्किटेक्चर, रिलीजन, लिटरेचर, ये कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रेट अचीवमेंट हुई थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था इन सब चीज़ों में। नेक्स्ट है गुप्ता एज ही, गुप्ता पीरियड जो है, गुप्ता एज है, यही टाइम पीरियड ऐसा था जो काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक इस गुप्ता एम्पायर में पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी थी। ठीक है, पीस मतलब बहुत ही शांति थी, प्रोग्रेस कर रहा था, डेवलपमेंट्स हो रहे थे। प्रॉस्पेरिटी मतलब जो समृद्धि है, जो मतलब इकोनॉमी जो है वो भी अच्छी थी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोरियस एपॉक इन
इंडियन हिस्ट्री। और इसे गुप्ता पीरियड को ग्लोरियस इपॉक भी कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री का। ग्लोरियस इपॉक मतलब बहुत ही अच्छा युग था उस टाइम का, ठीक है। गुप्ता युग जो है वो बहुत ही अच्छा ग्लोरियस था, ग्लोरियस इपॉक था, मीन्स ग्लोरियस बहुत ही अच्छा, इपॉक था मीन्स काल था, युग था, ठीक है। समझ में आ रहा है। ऑल्सो नोन एज हिंदू रेनेसेंस, और गुप्ता एज को, गुप्ता पीरियड को हिंदू रेनेसेंस भी कहते हैं। समझ में आ रहा है। और क्या कहते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम में, गुप्ता पीरियड में, गुप्ता एज में ही इंडिया में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। सारी फील्ड्स में जितने भी कल्चर है, सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा रिच्ड हुए, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ उनका, मतलब यहाँ पर शांति बहुत थी, प्रोग्रेस बहुत हुआ है। इस वजह से इसे ग्लोरियस इपॉक भी कहते हैं, हिंदू रेनेसेंस भी कहते हैं, और गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये इन 3 नाम है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन से, ग्लोरियस इपॉक, हिंदू रेनेसेंस एंड गोल्डन एज ऑफ इंडिया। समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ से हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से पोएट्स थे, कौन कौन से राइटर्स थे, कौन कौन सी टेम्पल्स थी वहाँ पर, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।